ओके हेलो माइक चेक ऑडियो वीडियो चेक वेरी गुड मॉर्निंग फटाफट 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 चेक कर लो क्या आपको ऑडियो वीडियो सुनाई दिखाई दे रहा है क्या चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बोल दो फटाफट चलो 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 गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी चलो shall we start हाय गाइस गुड मॉर्निंग कैसे हो आप लोग सब आई होप आप सब एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास और बढ़िया होंगे वेलकम टू डे 2 ऑफ सीए फाइनल ऑडिट कल हम लोग ने बात करी थी एसक्यूसी 1 पे और यही एसक्यूसी 1 की चर्चा अब अपन कंटिन्यू करने वाले हैं राइट सो कल हम लोग ने एसक्यूसी 1 के बारे में हम लोग ने क्या क्या बातचीत करी थी दोस्तों तो हमने कहा था सबसे पहले सर देयर विल बी अ लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वी विल बी कंप्लाइंग विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स then there are some protocols that we need to follow for acceptance and continuance of client relationship and फिर इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि acceptance and continuance में हमने क्या क्या बातें देखनी चाहिए थी सही है एकदम यस सर तो इंटीग्रिटी के लिए कौन से मैटर्स देखने चाहिए थे उसके बाद हम लोग ने कैपेबिलिटीज कॉम्पिटेंस को लेके क्या क्या बातें देखनी चाहिए थी ये सब बातें हमने कंसीडर कर ली थी सही है एकदम और ये जो है इसका हम लोग ने बहुत ही सिंपल सा और बढ़िया सा चार्ट भी हम लोग ने बनाया था करेक्ट है एकदम यस चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं मालिक और अब बातचीत करते हैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अब देखो क्या हुआ इधर जो हम लोग कल जाते जाते जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे इसमें बात क्या डिस्कस करी हमने कि देख भाई हम लोग एक्सेप्टेंस या कंटिन्यूएंस देने के लिए हम लोग इंटीग्रिटी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ये सारी बातें हम लोग चेक कर लेंगे साथ ही साथ वेदर वी आर एबल टू कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स और नॉट इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे उसके इंस्टेंसेस भी हमने देखे कि कैसे हम लोग जज कर सकते हैं कि वेदर द क्लाइंट्स इंटीग्रिटी इज देयर और नॉट एंड साथ ही साथ हम लोग ने ये भी बात देखी थी कि कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी अपनी एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए कैसे हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं इन पॉइंट्स के बारे में भी हम लोग ने चर्चा करी अब ये सब हम लोग ने देखने समझने के बाद अगर हम लोग बोलते हैं कि ओके वी एक्सेप्ट और वी आर विलिंग टू कंटिन्यू विद द क्लाइंट एवरीथिंग इज ओके बट क्या होता है कि आफ्टर कम्युनिकेटिंग द एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस वी कम अक्रॉस सच इंफॉर्मेशन that we think there is a possibility of withdrawal of the engagement कि भाई हम लोग जो है
ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। देखो, वेयर द फर्म, ये किसके लिए बात हो रही है, ये किसके लिए बात हो रही है, इट इज इन केस ऑफ व्हाट, विथड्रॉवल। कौन से केस में हो रहा है ये, विड्रॉवल के केस में ये। सो विड्रॉवल के केस में क्या बोल रहा है, वेयर द फर्म ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन दैट वुड हैव कॉज्ड इट टू डिक्लाइन एन एंगेजमेंट इफ दैट इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड अर्लियर। मतलब ऐसी कुछ जानकारी हमें अभी मिली है, ऐसी कुछ जानकारी हमें अभी मिली है, अगर ये जानकारी साहब मुझे पहले अवेलेबल होती ना, मेरा डिसीजन कुछ और अलग होता भाई। हाँ, और ऐसे केस में द पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑन द कंटिन्यूअंस ऑफ द एंगेजमेंट शुड इंक्लूड द कंसिडरेशन ऑफ, कि इसके वजह से हम क्या करते, हम ये एंगेजमेंट को साफ डिक्लाइन कर देते, हम कहते कि हमें आपके साथ खेलना ही नहीं है। तो ऐसे केस में अपन ने क्या करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रोफेशनल या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें ये किसको रिपोर्ट करना है। और जहां हम सोच रहे हैं कि बॉस ओके अब हम विड्रॉ कर सकते हैं, तो आप विड्रॉ करने का भी सोच सकते हो। द प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी that apply to the circumstances whether there is a requirement for the firm to report to the person or persons who made the appointment or regulatory, जैसे रेगुलेटरी ऑथोरिटीज को हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 के अंदर अगर आप रेजिग्नेशन देते हो तो आपको रेगुलेटरी ऑथोरिटीज को रिपोर्ट करना है। तो क्या ऐसा कुछ आपके पास है क्या, जैसे आप समझिए कि फिलहाल जैसे बायजूस के ऑडिटर छोड़ के चले गए थे, अदानी के ऑडिटर छोड़ के चले गए थे, तो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन उन्हें बाद में प्राप्त हुई जिसके वजह से दे आर लाइक कि नो वी कैन नॉट कंटिन्यू विद दिस एंगेजमेंट। हम लोग ने और किसके एग्जांपल्स देखे, सो जैसे बायजूस के ऑडिटर चले गए थे, फिर उसके बाद अदानी के जो ऑडिटर्स थे डेलोइट, वो लोग छोड़ के चले गए थे। सो आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हमें वो रिपोर्ट करना है टू द पर्सन ऑफ पर्संस और रेगुलेटरी ऑथोरिटीज, हमारी क्या जिम्मेदारी है वो रिपोर्ट करने की, वो हम लोग रिपोर्ट कर देंगे। और रिपोर्ट करने के साथ साथ एंड लिखा हुआ है, अगर देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट और फ्रॉम बोथ द एंगेजमेंट एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप, तो आप क्या कर देना है, उसको आपने विड्रॉवल दे देना है। क्या ये दो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए क्या, कि इट इज अबाउट विड्रॉवल व्हेन यू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन that would have caused it to decline। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या एकदम, बिल्कुल। चलिए, सो अब हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं व्हाट आर दीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, व्हाट आर दीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कि जिसके बेसिस पे हम लोग सोच सकते हैं कि चलिए हम लोग विड्रॉ करते हैं। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑन विड्रॉवल फ्रॉम एन एंगेजमेंट और फ्रॉम बोथ एंगेजमेंट एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप एड्रेस द इश्यूज दैट इंक्लूड द फॉलोइंग। तो क्या क्या इश्यूज है, आइए जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट, डिस्कस विद द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द क्लाइंट मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, discuss with the appropriate level of client management and TCWG regarding the appropriate action that the firm might take based on the relevant facts and circumstances. If the firm determines that it is appropriate to withdraw, discussing with the appropriate level of management and those charged with governance, withdrawal from the client engagement or both from engagement and client relationship, and the reasons you discuss what the management के साथ discuss करो and also tell them the reasons for withdrawal. Consider whether there is any professional or regulatory or legal requirement for the firm to remain in place or the firm to report the withdrawal, and document those significant issues, consultations, conclusions and the basis of those conclusions। Clear एकदम। So आप अगर withdraw कर रहे हो, ठीक है ना, आप अगर क्या कर रहे हो, आप अगर withdraw करने का सोच रहे हो, तो withdraw मतलब ऐसे चल चल आज से नहीं खेलना मेरे को, ऐसा नहीं होगा। एक सेकेंड ना बच्चों, यस, अगर आपको विड्रॉ करना है तो ऐसे डायरेक्टली आप विड्रॉ करने का नहीं सोच सकते। तो आपने इधर अपन लिखते हैं, यहां पे समरी बनाते हैं उसकी,
policies and procedures for withdrawal. So what will be, साथ में लिखो, ये साथ में लिखेंगे ये बच्चों, आप लोग ये साथ में लिखेंगे. सो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर विड्रॉल. तो सबसे पहले यहां पे जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो क्या करने वाला है, मैनेजमेंट या दोज चार्ज विद गवर्नेंस, इनसे नंबर 1 what is he going to do? So number 1 there will be what, discussion. Number 1 there will be what, discussion. अगर वो यहां पे डिस्कशन करने के बाद अब वो डिसाइड करता है कि भाई विड्रॉवल ही करना है, मेरे को खेलना ही नहीं है, तो वो विड्रॉवल के बारे में भी क्या करेगा, डिस्कशन करेगा. ठीक है, विड्रॉवल के बारे में भी डिस्कशन करेगा नंबर 1, एंड उन्हें वो रीजंस बताएगा फॉर द विड्रॉवल. फिर उसके बाद आप जब विड्रॉ कर रहे हो तो आपकी क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेशनल, लीगल और रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट टू द पर्सन्स और रेगुलेटरी ऑथोरिटीज, कि भाई किसी को रिपोर्ट करने की आपके ऊपर कोई लीगल, प्रोफेशनल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है क्या. सही है एकदम, यस सर. और इन सारी तमाम बातों को आप क्या करेंगे, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल डॉक्यूमेंट. तो ये जो है, अगर आप विड्रॉवल कर रहे हो तो आपको ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करने पड़ेंगे. सही है एकदम, यस सर. चलो नोट करो इसको. बहुत खूब. सो यहां पे हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं अपना थर्ड पॉइंट, जो है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस को लेके. एक्सेप्टेंस करने के लिए मतलब बिफोर एक्सेप्टेंस आपने ये चीजें चेक करनी है. आपने इसके एग्जाम्पल्स पढ़े, आपने इसके एग्जाम्पल्स पढ़े, ये जो है हमने ये पॉइंट 2 में डिस्कस किया, और इन सब बातों को हमने डॉक्यूमेंट किया. बट अगर आपको, इफ यू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन दैट कॉजेज द फर्म टू डिक्लाइन द एंगेजमेंट और विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट और द क्लाइंट रिलेशनशिप, तो ऐसे केस में आप समझिए बात को, हमें ये प्रोसीजर्स को फॉलो करना है फॉर विड्रॉवल. आर वी गुड गाइस? यस एब्सोल्युटली. सो ये बात हो गई अपनी इन रिगार्ड्स टू द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस. तो आपने 3 पॉइंट कौन से हो गए, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 2 हमने बात करी अबाउट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एंड नंबर 3 हम लोग चर्चा करें अभी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस. अब अगर रिश्ता अगर ये पक्का हो चुका है, अब इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो मालिक अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए बाराती. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेस. ह्यूमन रिसोर्सेस, नाउ ह्यूमन रिसोर्सेस में अपन क्या कहते हैं, द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. क्या बोल रहा है, द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रोवाइड इट विथ रीजनेबल अश्योरेंस, कि हमें जो काम करने वाले जो लोग हैं, they should have the necessary capabilities, they should have the competence and commitment to the ethical principles necessary to perform the engagement. तो हम ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हम लोग डिजाइन करेंगे कि जिससे हम लोग हुनर और काबिलियत रखने वाले लोगों को हम लोग रिक्रूट कर सके. राइट. सो क्या कहता है
इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक टू एथिकल रिक्वायरमेंट्स नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट, yes, in accordance with the professional standards, regulatory and legal requirements, so that we can issue the report appropriate in these circumstances, because that was our goal. अब such policies and procedures should address, बराबर के नहीं. अब इसके अंदर क्या क्या आता है? सो ये यहाँ पे ये policy and procedures में क्या क्या आता है, what it should address, इसके बारे में बात हो रही है. It should address the issues including ये वाले issues: recruitment, compensation, training, career development, performance evaluation, etc. There should be emphasis on the continuing professional development of the firm's personnel. So क्या हुआ यहाँ पे? अब हम लोग बात करते हैं, एकदम सिंपल सा पॉइंट है मालिक. सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, साथ में लिखेंगे. बात हो रही है अभी ह्यूमन रिसोर्सेस की. सो हमें ये ह्यूमन रिसोर्सेस कैसे चाहिए, ध्यान से देखना. सो हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब ये जो है ये अपनी फर्म है, ये फर्म है, फर्म. इस फर्म ने क्या करना चाहिए? ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन करने चाहिए जिसका इंटेंशन, जिसका एम हो टू गेट the human resources, to get the human resources that has the necessary, बोलते जाओ साथ में लिखते जाओ नहीं तो बहुत ऊपर जाओगे, that has the necessary competence, capability and commitment. आई बात समझ. सो ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हम लोग डिजाइन करेंगे जिसमें हम लोग एम कर रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों को हम लोग काम पे रखें जिनके पास ये कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, कमिटमेंट, ये सब हो करके. तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ठीक है, ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बेसिकली एचआर पॉलिसीज के बारे में बात करता है. किसके बारे में बात करता है? ये एचआर पॉलिसीज के बारे में बात करता है. एचआर पॉलिसीज मतलब कौन सी? एचआर पॉलिसीज मतलब कौन सी? तो बच्चों एचआर पॉलिसीज की जब बात हो रही है हम लोग, सो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि उन्हें हम लोग ये ट्रेनिंग देना चाहिए, सही लोगों को हमने रिक्रूट करना चाहिए, उनको कंपेंसेशन देना चाहिए, उनका परफॉर्मेंस डेवलप होना चाहिए, एटसेट्रा. तो ऐसे वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होनी चाहिए कि जिससे हम लोग ये ऐसे लोग हम लोग ढूंढ के ला सके. समझा? दैट्स इट. ह्यूमन रिसोर्सेस. सो ये रहा ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में. सो द फर्म शुड डिजाइन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स सच दैट जो ह्यूमन रिसोर्सेज हम लोग को चाहिए वो कैसे हो? कॉम्पिटेंट, केपेबल, कमिटेड, बराबर. और उसके लिए एचआर पॉलिसीज कौन सी होंगी? वो ये इन सब बातों को लेके होगी. शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? एब्सोल्युटली. चलो, सो ये रहा, फिर से एक बार पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज. द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रोवाइड विथ रीजनेबल अश्योरेंस दैट इट हैज सफिशिएंट पर्सोनेल with the capabilities, competence and commitments. किसके लिए? so that the work is performed as per legal, professional and regulatory requirements and the reports are issued appropriate in the circumstances. इसीलिए these policies and procedures should address which issues? So they should address HR issues including recruitment, compensation, training, career development, performance evaluation, etc. There should be emphasis on professional development. सही है.
द फर्म शुड असाइन, अभी क्या बोल रहा है, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच एंगेजमेंट टू एन एंगेजमेंट पार्टनर। मतलब क्या है, ये तो हो गया किसके बारे में, यहां पे ये किसके बारे में हो गया, ये एंगेजमेंट टीम के बारे में हो गया, ये एंगेजमेंट टीम के बारे में हो गया। यहां पे ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये एंगेजमेंट पार्टनर के बारे में। तो हर एक एंगेजमेंट का एंगेजमेंट पार्टनर होना बहुत जरूरी है। सो वो क्या कहता है, नंबर 1, द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिक्वायरिंग दैट the identity and the role of the engagement partner are communicated to the key members of the client's management and TCWG। कि बाबा इसका रोल क्या है, कौन है, आइडेंटिटी मतलब क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एंड रोल मतलब क्या, आइडेंटिटी का मतलब हु एंड रोल मतलब व्हाट विल बी हिज जॉब, बराबर कि नहीं। आइडेंटिटी मतलब हु एंड रोल मतलब क्या कह रहे हैं, उसका जॉब क्या होगा। आई बात समझ में। तो ये हमने मैनेजमेंट के लोगों को बताना चाहिए। द एंगेजमेंट पार्टनर ऑल्सो हैज गॉट व्हाट, engagement partner also has got that capability, competence and authority, and the responsibilities of engagement partners are clearly defined and communicated to that partner। so ये जो बात हो गई, इधर अपन लिखते हैं, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया एंगेजमेंट टीम के लिए। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं अबाउट एंगेजमेंट पार्टनर। भारी सर एकदम, एंगेजमेंट पार्टनर। तो ये एंगेजमेंट पार्टनर सबसे पहले ये कौन है, कहां से आया है ये, बराबर। सो नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 पॉइंट हमने क्या करना चाहिए कि आइडेंटिटी एंड रोल, ये क्लाइंट को बता देना चाहिए। नंबर 2, इसमें होना चाहिए कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ध्यान से पढ़ना, नेसेसरी ऑथोरिटी। ये एंगेजमेंट पार्टनर है तो जाहिर सी बात है वो कमिटेड तो रहेगा ही, हाँ। सो उसमें वो नेसेसरी ऑथोरिटी होना बहुत जरूरी है। एंड आखिरी पॉइंट हम लोग क्या कह रहे हैं यहां पे, the last point is the responsibility of engagement partner is clearly defined and communicated to that partner। the responsibility, उसकी क्या जिम्मेदारी है उस एंगेजमेंट को लेके, ये उसको क्लियर कट पता होना बहुत जरूरी है। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे, आजा भाई, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लियरली डिफाइंड, अंडरस्टूड। सो ये अपना हैंड रिटन नोट्स बन गया ह्यूमन रिसोर्स को लेके। सो एक हम लोग ने बात करी किसके लिए, एंगेजमेंट टीम, एक हम लोग बात कर रहे हैं फॉर एंगेजमेंट पार्टनर। तो एंगेजमेंट टीम को लेके क्या क्या होना चाहिए और एंगेजमेंट पार्टनर को लेके क्या क्या होना चाहिए, जब ये दोनों मिलके काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, बढ़िया क्वालिटी मिलेगी एकदम। और आप भी देखना कि आपके जो प्रिंसिपल है, जब आप ऑफिस में रहते हो तो कौन वो क्लाइंट को हैंडल करने वाला है। आपके ऑफिस में अगर 4-5 पार्टनर होंगे तो कौन सा वो पर्टिकुलर कंपनी को कौन सा पार्टनर हैंडल करने वाला है वो क्लाइंट को एकदम पहले मालूम रहता है, तो वो बराबर उसी से कोऑर्डिनेट करता है। उसको वो कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑथोरिटी है वो काम एग्जीक्यूट करने का, और उसका क्या जॉब है उस एंगेजमेंट को लेके उसको क्लियर कट बोला जाता है। होता है कि नहीं ऐसा। सो दिस इज व्हाट वी स्टडी। मतलब क्या है ना, तुम ऑफिस में जाते हो ना बच्चों, तो तुमने अभी ये पढ़ा है ना मेरे साथ, तो तुमने ऑफिस में जाके इसको सही में चेक करना है कि क्या सही में ऐसा होता है क्या। सो यू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई सही में होता है ये। समझे क्या बात को। ऑफिस में यही बातें होती रहती है सब, बढ़िया है। शाल वी प्रोसीड, लिखो इसको अच्छे से।
सो 4 पॉइंट हो गए एसक्यूसी 1 के। बढ़िया। चलो अभी बारी आती है, अभी ये बहुत भारी है, ये बहुत बड़ा है पार्ट जिसके लिए आज हम लोग खास मिले। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस के अंदर ही बहुत परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस हो गया है। ये परफॉर्मेंस खत्म तो आपका मेजर एसक्यूसी 1 खत्म बेटा। सो लेट्स रॉक नाउ। सो अब बारी आती है चर्चा करने की एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को लेके। पूरा समरी बनाएंगे, ठीक है ना, पूरा समरी बनाएंगे, डोंट वरी, बहुत बहुत बढ़िया पढ़ेंगे अपन। सो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की बात हो रही है। सो हाउ वी आर सपोज टू परफॉर्म, पहले एक प्लेन रीडिंग लगा दे क्या, क्योंकि स्टैंडर्ड है ना, पूरा ए टू जेड आना चाहिए, कंटेंट लिखने के लिए आना चाहिए। सो कैसे परफॉर्म करना है उसका समझो, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका समरी चार्ट बनाएंगे। सो लेट्स रॉक गाइस। कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस इज अचीव्ड, मतलब जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कंसिस्टेंटली क्वालिटी देना बहुत जरूरी है। की पॉइंट्स को समझिए, बाकी आप आराम से लिख सकते हो। तो क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, ऐसा नहीं होगा कि आपने फर्स्ट एंगेजमेंट अच्छे से परफॉर्म किया, उसके बाद सेकेंड ईयर में आप एकदम है ना खराब परफॉर्म कर रहे हो, या थर्ड इसमें परफॉर्म खराब कर रहे हो। तो क्वालिटी की अगर बात कर रहे हैं तो योर परफॉर्मेंस शुड हैव व्हाट, कंसिस्टेंसी। इसमें कोई डाउट नहीं है, आपके परफॉर्मेंस में होना चाहिए कंसिस्टेंसी। आर वी गुड? यस सर, बिल्कुल। सो दिस कंसिस्टेंसी इज अचीव्ड बाय, सबसे पहले आप आपके एंगेजमेंट टीम को ब्रीफ करो। ब्रीफिंग ऑफ व्हाट, एंगेजमेंट टीम। अब आपके एंगेजमेंट टीम को इसके बारे में समझाओ कि हाउ द वर्क इज टू बी डन, मतलब आप उन्हें क्या क्या समझाएंगे। आओ जरा इधर समझते हैं हम लोग। सर उन्हें क्या बताएंगे, भाई तुम्हारे गोल्स क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लाइंग विद द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सुपरविजन एंड ट्रेनिंग, what is the methods of reviewing the performance of the work and then appropriate documentation of the work performed। मतलब ये सब जो है ना, आप किसको बताइए, आप ये एंगेजमेंट टीम को बताइए कि आने वाला जो काम है वो कैसे होने वाला है। और भाई आप ये जो काम करने वाले हो ये थ्रू आउट वैसा ही होना चाहिए। तो हमें अगर चाहिए कि देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन द क्वालिटी, सो एंगेजमेंट टीम को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो स्टेप नंबर 1, आपके ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। बेटे तू अगर काम करने जा रहा है तो तू जो काम करने जा रहा है उस काम करने का उद्देश्य क्या है, समझा क्या बात को। उसके बाद अब वो ऑब्जेक्टिव जो है, वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो वो प्रोसेस में आएंगे आपके एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, बराबर है कि नहीं। फिर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप वो काम करोगे तो आपको उसके ऊपर होगी सुपरविजन, आपके ऊपर ध्यान रखा जाएगा, आपको दी जाएगी ट्रेनिंग, सही है एकदम। फिर ट्रेनिंग के बाद, सुपरविजन के बाद आपका काम होगा रिव्यू, और रिव्यू होने के बाद सब कुछ आपका काम परफॉर्म होने के बाद आपने आपके काम का डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है। ये सब जब बातें होगी और ये हर एंगेजमेंट में जब आप करोगे और हर बार एंगेजमेंट टीम मेंबर को बोलोगे कि भैया ये सब चीजें तो होना बहुत जरूरी है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा मालिक, यू विल बी एबल टू अचीव कंसिस्टेंसी। सही है एकदम, यस सर। सो यहां पे सबसे पहले ये ब्रॉड पॉइंट्स अपन लिखते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं अबाउट एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। सो यहां पे क्या होगा, अपना जो ये एंगेजमेंट पार्टनर है ये क्या करेगा, ही विल गिव व्हाट, ब्रीफिंग, किसको, टू एंगेजमेंट टीम, टू एंगेजमेंट टीम। ये इस ब्रीफिंग में क्या क्या बोलेगा उन्हें, बराबर, क्योंकि अपने को एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कैसा चाहिए,
अपने को परफॉर्मेंस कैसा चाहिए? कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी चाहिए। सो हम क्या करने वाले हैं, इन्हें ब्रीफिंग देंगे। सो ब्रीफिंग में हम उन्हें क्या क्या बोलेंगे बॉस? चलो बोलो। तो सबसे पहले हम लोग उन्हें बताएंगे कि बेटा तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फर्स्ट थिंग, स्टेप बाय स्टेप चलने का, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पता होने के बाद यू हैव टू परफॉर्म। परफॉर्मेंस कैसा होगा आपका? एज पर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। फिर आपके काम पे होगा सुपरविजन। सुपरविजन। फिर आपको दी जाएगी ट्रेनिंग। फिर आपका काम होगा रिव्यू, और आपने करना चाहिए इसका डॉक्यूमेंटेशन। ये आपने हर एंगेजमेंट में करना है। ऐसे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी अचीव कर पाओगे। बेस्ट एकदम। चलो नोट इट डाउन। ओवर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ये प्राइमा फेसी, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। डन। ओके। सो अब यहां पे क्या क्या होगा, ध्यान से सुनना स्टेप बाय स्टेप। अभी इसके अंदर कितने पॉइंट्स है देखो, परफॉर्मेंस में 1 2, उसके सब पॉइंट्स 3 4, 4 पॉइंट है उसके अंदर। अभी एकदम आराम से ध्यान से समझना। वेन यू आर परफॉर्मिंग क्या क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आइए जरा इसको समझते हैं अपन। ठीक है, वेन यू आर परफॉर्मिंग क्या क्या बातें होनी चाहिए, आइए जरा इस पे समझते हैं। अभी एकदम फुल पावर पढ़ेंगे। सो नंबर 1, टेक कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स। शर्माने का नहीं। इफ देर इज एनी डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर, टेक कंसल्टेशन। परफॉर्म जब कर रहे हो तो आपके परफॉर्मेंस में अगर कोई भी मामला ऐसा आपको दिखता है, इफ यू नीड कंसल्टेशन, किसी का सलाह मशवरा चाहिए, ले लीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ऑफिस जाएगा ना, आज काम करेगा ना, काम करते समय पे अगर तुझे कोई भी किधर भी कुछ भी दिक्कत आई तो टेक कंसल्टेशन। समझा गया? तो क्वालिटी अचीव होगा। तो परफॉर्म करते समय ये बात ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद देयर विल बी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। अपने ही ऑर्गेनाइजेशन का एक क्वालिफाइड व्यक्ति क्या करेगा, तेरे काम का रिव्यू करेगा कि तूने जो काम किया है वो सही किया है या नहीं किया। तो उसको सारा जितना भी तूने आज तक ऑडिट वर्क किया है, रिव्यू वर्क किया है, अश्योरेंस वर्क किया है, रिलेटेड सर्विसेज वाला काम किया है, वो सब डेटा उसको दे। समझे बात को? तो वो जो है वो रिव्यू करेगा तेरा काम। तो पहले क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप समझ। अगर अपन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर कोई डिफिकल्ट काम आया तो उस काम का होगा रिव्यू। सॉरी, उस पर डिफिकल्ट कुछ काम आया तो उसका लेना है तूने क्या, कंसल्टेशन। फिर सेकेंड पॉइंट,
आपका काम होगा अंडर रिव्यू, बराबर, कोई क्वालिफाइड व्यक्ति रिव्यू करेगा, सेकेंड पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, रिव्यूअर और तेरे बीच में डिफरेंसेस रहेंगे। वो रिव्यूअर बोलेगा कि तूने काम बराबर से नहीं किया या तुम्हारा ओपिनियन गलत है, तो उसको फर्म के पॉलिसीज के हिसाब से उसको आप सॉर्ट करेंगे कि किसके हिसाब से आपने काम किया है, रिव्यूअर ने क्या कहना है, उसके हिसाब से हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर हुआ तो क्या बात होगी, उसके बारे में बात चल रही है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि ये सब जो कामकाज आपने किया है उसको आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। समझे बात को? यस सर। और इसी के साथ मेरा बच्चा तुझे दिखता होगा कि ये वाला पार्ट अपना खत्म होता है। सो हमें यहाँ पे फोकस क्या करना है कि बॉस, जब भी आप काम कर रहे हो, एंगेजमेंट टीम, व्हेन द एंगेजमेंट टीम इज परफॉर्मिंग, तो एंगेजमेंट टीम परफॉर्मेंस में एंगेजमेंट टीम ने क्या करना चाहिए। सो यहां पे हम लोग चर्चा करते हैं कि सर हमें करनी है कुछ ये 4 बातें। वन, 2, 3 एंड 4। सो वो 4 बातें कौन सी हो गई अभी? सो नंबर 1, देयर शुड बी कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स। नंबर 2 हम लोग बात करते हैं अबाउट क्वालिटी रिव्यू के बारे में। देन इन दोनों के बीच में, रिव्यूअर और इसके बीच में क्या हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। और इस पूरे एंगेजमेंट का आपने क्या मेंटेन करना है, डॉक्यूमेंटेशन। ये आपको समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप ये 4 बातें करनी है अपने को, ये 4 बातें करनी है अपने को। क्लियर है एकदम? यस सर। सो कंसल्टेशन में क्या क्या होगा, अब इसके बारे में 4 बातें समझ में आ गई ना आपको? इतने बढ़िया चार्ट्स बनाने के मतलब जिसका कोई हिसाब नहीं भाई, मजा ही आ जाना चाहिए। तो दिस इज हाउ द एंगेजमेंट टीम विल डू व्हाट द परफॉर्मेंस, टेक कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होगा उसमें, अगर उसका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा तो कैसे रिजॉल्व होगा, और उस पूरे एंगेजमेंट का अपन ने क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन लेना है। क्लियर है? या आइए अभी एक एक पॉइंट को समझते हैं। ओके, अभी कंसल्टेशन कहां, कैसे, कब, क्या होगा, ध्यान से सुनना। कंसल्टेशन शुड टेक प्लेस इन डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर पर्टेनिंग टू द एंगेजमेंट। कंसल्टेशन इंक्लूड्स डिस्कशन at appropriate level with individuals within or outside the organization who have specialized experience, that is expertise, to resolve a difficult or contentious matter. It helps to promote the quality and improves the application of professional judgment. Consultation procedures require consultation having with what, appropriate persons having with what, appropriate knowledge, seniority and experience within the firm or outside the firm on significant technical, ethical or other matters, and appropriate documentation and implementation resulting from the consultations. A firm needing to consult externally, for example, a firm without proper internal resources may take advantage of advisory services provided by other firms or professional regulatory bodies. Complete and proper documentation should be maintained on issues involved and results of consultation. What were the issues and how and where these consultations were, क्या बोलते हैं उसको, the result, उसके results. ठीक है। सो अब अपन क्या कहते हैं, जब अपन कहते हैं कंसल्टेशन लेना है,
सो कंसल्टेशन किसके ऊपर होगा? एक तो सर इट विल बी ऑन डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर, दैट इज थोड़ा बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो। सो यहां पे ये कंसल्टेशन जब होगा, वाह सर तो ये दोनों कंसल्टेशन चालू ऑन डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर। सो जब ये कंसल्टेशन चालू है भाई, तो अपन ने सबसे पहले क्या करना है, ये कंसल्टेशन जो है ये हो सकता है क्या? दिस कैन टेक प्लेस विद इन और आउटसाइड द फर्म। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? दिस कंसल्टेशन विल हैपन व्हाट? विद इन और आउटसाइड द फर्म। ठीक है, अब ये जिससे अगर हम लोग कंसल्टेशन ले रहे हैं, बराबर, इस व्यक्ति से अगर हम लोग कंसल्टेशन ले रहे क्या? इस व्यक्ति से हम लोग कंसल्टेशन, हाँ सर ले रहे हैं। तो ये जो पर्सन है जिससे हम लोग कंसल्टेशन ले रहे हैं, इसके पास क्या होना चाहिए? ही शुड हैव अप्रोप्रिएट टेक्निकल नॉलेज, एथिकल he should have knowledge on technical, ethical and other matters relating to engagement। तो उससे आप एंगेजमेंट क्या कर सकते हो? कंसल्टेशन ले सकते हो। फिर आपने ये पूरी चीज का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, और इस डॉक्यूमेंटेशन में कौन सी दो बातें आएगी? तो इस डॉक्यूमेंटेशन में दो बातें जो होगी वो व्हाट वर द इश्यूज एंड व्हाट वर द रिजल्ट्स, दैट इज हाउ इट वाज इंप्लीमेंटेड। सो ये जो है ना दोस्तों, ये कंसल्टेशन का ये कुछ ऐसा मामला है। ये मिल बैठेंगे, बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और फिर उसके हिसाब से क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, विद इन आउटसाइड, विद हैविंग व्हाट दैट स्पेशल एक्सपर्टीज, बराबर। और अगर ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वो कोई अप्रोप्रिएट पर्सन नहीं है, तो आप बाहर से भी लोगों से कंसल्टेशन ले सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लो इसे। चलो डन। चलो, सो हियर वी आर डन विथ व्हाट? कंसल्टेशन। सो कंसल्टेशन में आपको समझ में आ गया क्या हुआ? इट इंक्लूड्स डिस्कशन एट अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल लेवल विथ इंडिविजुअल्स हैविंग स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज टू रिजॉल्व द डिफिकल्ट मैटर, बराबर। दे शुड हैव अप्रोप्रिएट नॉलेज, सीनियोरिटी एंड एक्सपीरियंस। जिससे भी कंसल्टेशन ले रहे हैं इसको क्या होना चाहिए? नॉलेज, एक्सपर्टीज
एंड सीनियोरिटी, ये सब बातें उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। खत्म। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये चार्ट्स, सुपर्ब। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये सारे ये काम में आएंगे ये चार्ट्स। चल, अब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। अब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में क्या होगा, ध्यान से सुनना। वॉट एवर सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड इन एन एंगेजमेंट, द जजमेंट्स शुड बी वॉट रिव्यूड बाय एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, बाय रिव्यूअर। ये रिव्यूअर क्या कौन होगा, अ पर्सन इनसाइड द फर्म ओनली, बराबर कि नहीं। फॉर टेकिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू, ऑब्जेक्टिव व्यू मतलब क्या बोल रहे हैं अपन यहां पे, फॉर टेकिंग एन अनबायस्ड व्यू, बराबर, बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड। सो यहां पे क्या हो रहा है कि जो भी जजमेंट्स, जो भी कंक्लूजन्स यू हैव कम टू, ये सारे जजमेंट्स ये क्या हो जाएंगे, दे विल बी सब्जेक्ट टू व्हाट रिव्यू, सो दैट द report that has been given is what, an unbiased, it is an objective view of the report or opinion that you are giving, ऐसा। now the extent of review बराबर depends upon what, the complexity of the engagement, the risk that the report might not be appropriate in the circumstances. The review does not reduce the responsibilities of the engagement partner, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द रिव्यू डज नॉट रिड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनर। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर एंगेजमेंट्स द फर्म शुड डिवाइस अ क्राइटेरिया, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, टू डिटरमाइन द केसेस रिक्वायरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। सो यहां पे अब अपन क्या कह रहे हैं, ये कौन था, ये कंसल्टेशन व्यक्ति था। अब क्या हो गया, यहां पे नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को बुलाता है अपन। सो ये कौन है, ये रिव्यूअर है। अब इस रिव्यूअर का काम क्या है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ दिस रिव्यूअर। सो दिस रिव्यूअर will review what, review judgments, review judgments for what, an objective view before the report is issued. Now the extent of this is based on what, number one, complexity of the engagement and the risk, तो उसके हिसाब से, and the review of the judgments, it does not reduce the risk of engagement partner or reduce the responsibilities of engagement partner. क्लियर है एकदम बात, यस। सो ये हमने बात करी। नाउ दिस रिव्यू, इसको इधर ऊपर लिख देंगे, मैंडेटरी फॉर ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। ये किसके लिए है, ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, यहां पे लिख देते हैं इधर मैंडेटरी फॉर मैंडेटरी फॉर listed entities।
सो इट इज क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज व्हाट मैंडेटरी फॉर लिस्टेड एंटिटीज। तो यहां तक ये बेसिक था। अब ये रिव्यूअर क्या क्या कैसे काम करेगा इसके बारे में अब आपको जानकारी दी है कि व्हाट प्रोसीजर ही विल फॉलो फॉर द रिव्यू, क्या क्या काम करेगा वो रिव्यू के लिए। द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज इंक्लूड्स कंसिडरिंग द फॉलोइंग। मतलब अगर आप लिस्टेड एंटिटीज का ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो रिव्यू कर रहे हो तो आपने कौन सी बातों का यहां पे ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, चलिए आइए देखते हैं। The engagement team's evaluation of firm's independence in relation to specific engagement। सबसे पहले हम लोग लिस्टेड एंटिटी के ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हम लोग देखेंगे कि आपने आपका इंडिपेंडेंस कैसे एस्टैब्लिश किया। वो याद है हम लोग बात कर रहे थे इंडिपेंडेंस में कि बाबा आपका SQC1 आपको बोलता है कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट योर ओपिनियन आर अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस, फेमिलियरिटी थ्रेट हो सकता है। तो आपने ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स या सेफगार्ड्स आपने लगाए कि जिसके थ्रू आप आपका जो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है उसको आप दूर कर सको। बराबर है, अलग अलग थ्रेट्स होते होंगे, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, बराबर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स। तो ये जो इतने सारे उस एंगेजमेंट में आपको अलग अलग थ्रेट्स मिल रहे हैं, रिव्यूअर आके चेक करेगा कि हाउ डिड यू सेटिस्फाई योरसेल्फ इन रिलेशन टू द इंडिपेंडेंस फॉर दैट पर्टिकुलर एंटिटी। आई बात समझ में? हाउ डिड यू इवैल्यूएट कि यू आर गोइंग टू बी व्हाट इंडिपेंडेंट, ऐसा आपने कैसे इवैल्यूएट किया उसके बारे में बात होगी। क्लियर है एकदम बात? यस। फिर उसके बाद अपन रिव्यू में बात करेंगे कि ऑडिट के दौरान आपने कौन से सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई किया और आपने उन रिस्क को कैसे रिस्पॉन्ड किया। अब सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब समझते हो कि जैसे फॉर इंस्टेंस अगर ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पोज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर ये क्या बोलते हैं उसको, जजमेंट इसके अंदर मैनेजमेंट का इन्वॉल्व है तो देयर कैन बी अ सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर आपको ये लिख के रखो सब, अगर आपको लगता है कि उधर फ्रॉड हुआ है, बराबर, विच विल मटेरियली अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो दैट विल पोजेस अ सिग्निफिकेंट रिस्क। तो हम जब रिव्यू कर रहे हैं तो तुम्हारा इंडिपेंडेंस तुमने एस्टेब्लिश कर लिया, ओके वेरी गुड, बट नाउ वी आर फोकसिंग अपॉन कि तुमने सिग्निफिकेंट रिस्क को कैसे तुमने आइडेंटिफाई किया और उन रिस्क को तुमने कैसे रिस्पॉन्ड किया, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ये हम लोग रिव्यू करेंगे। मैं रिव्यूअर है, मैं ये सब काम करेगा व्हेन आई एम रिव्यूइंग दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। तुम्हारे सर जो है ना, ये तुम्हारा रिव्यू करते समय यही तो बातें देखते हैं कि तूने ये रिस्क को देखा गया, ये रिस्क कैसे ध्यान में नहीं आई तेरे को, अच्छा ये रिस्क मिली तेरे को तो फिर इन्होंने इसके ऊपर क्या काम किया। ऑफिस में इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा आप सबने। यस सर। उसके बाद व्हाट इज द जजमेंट। जजमेंट मतलब कंक्लूजन, आपका ओपिनियन, particularly with respect to materiality and significant risk. What do you conclude? Whether this particular item is material or immaterial, whether this risk is significant or insignificant, इसके बेसिस पे आपने कंक्लूजन क्या लिया, बराबर। फिर आपको अगर वो कोई डिफिकल्ट मैटर था तो क्या आपने कंसल्टेशन लिया क्या, बी इट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बराबर। एंड कंसल्टेशन लिया तो उस कंसल्टेशन में व्हाट कंक्लूजंस डिड यू रीच फ्रॉम दोस पर्टिकुलर कंसल्टेशंस, बराबर। फिर उसके बाद द सिग्निफिकेंस एंड डिस्पोजिशन ऑफ करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। जो आपको गलतियां मिली तो उसको उन्होंने सुधारा क्या, कौन सी गलतियां उन्होंने सुधारी और कौन सी गलतियां अभी भी वो अनकरेक्टेड है, तो उसका सिग्निफिकेंस, उसका क्या इंपैक्ट है वो आपको देखना है।
अगर उन्होंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही गलत तरीके से वैल्यू क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक को AS2 के हिसाब से कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के जगह हायर पे कर लिया, तो उन्होंने क्या करेक्ट किया क्या, तो वो आपको देखना है. देन द मैटर्स विच आर मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट एंड TCWG एंड वेयर एप्लीकेबल अदर पार्टीज एज रेगुलेटरी बॉडीज, तो वो आपने किया क्या. जैसे अगर अपन बात करते हैं, ये सब एग्जांपल्स लिखूंगा मैं जब अपन समरी बनाएंगे, तो अपन बात करते हैं जैसे वीकनेसेस टू इंटरनल कंट्रोल है, बराबर, कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स कम्युनिकेट करने हैं, तो हम लोग ऐसे 260 और 265 को यूज करते हैं. अगर कहीं फ्रॉड हुआ है तो 143(12) के अंदर हम लोग को फ्रॉड को रिपोर्ट करना पड़ता है. तो क्या जो मैटर्स आपको कम्युनिकेट करने थे, क्या वो अपने मैटर्स कम्युनिकेट करे या नहीं करे. फिर उसके बाद वेदर वर्किंग पेपर्स मतलब क्या, आपके डॉक्यूमेंटेशन सिलेक्टेड फॉर रिव्यू रिफ्लेक्ट्स द वर्क परफॉर्म इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट जजमेंट्स एंड सपोर्ट्स द कंक्लूजन रीच्ड एंड देन अल्टीमेटली द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशूड. सो ये 8 पॉइंट स्टेप बाय स्टेप हम लोग को फॉलो कर रहे हैं, तब जाके अपन क्या बोलेंगे कि हाँ रिव्यूअर ये सब करेगा और फिर कंक्लूड करेगा कि ओके सब सही है या नहीं है. एक बार फिर से इसको रीड करो, फिर हम लोग समरी बनाते हैं इसका जो हमने हाईलाइट किया है उसके बेसिस पे, और उसी के साथ साथ फिर हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स भी उस समरी में हम लोग लिख लेंगे. ठीक है, रीड करो उसको. ओके चलो, सो अभी अपन क्या करने वाले हैं, बात हो रही है मैटर्स टू बी considered by reviewer while reviewing the audit of financial statements of listed entities. ये क्वेश्चन आएगा. इसके अंदर अपने को है 8 पॉइंट्स. ठीक है, अब एक एक पॉइंट को चुन चुन के स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम लोग क्या बोलने वाले हैं, यहां पे आते से ही हमने बात करनी है अबाउट इवैल्यूएशन ऑफ फर्म्स इंडिपेंडेंस, कि तुम इंडिपेंडेंट हो, इसको तुमने इवैल्यूएट करने के लिए क्या किया. पॉइंट नंबर 1 सिंपल, यस. नंबर 2, सिग्निफिकेंट risks identified and response to those risks. सिग्निफिकेंट रिस्क की अगर बात करें, सो इसके एग्जाम्पल हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क है when there is fraud, when there is related party transaction,
मैनेजमेंट जजमेंट्स आर इन्वॉल्व। तो बेटा ये जो है इसको अपन क्या कहते हैं, वी टॉक अबाउट इज द सिग्निफिकेंट रिस्क। ये आप नोट करते जाइए। ये आप नोट करते जाइएगा इसको। सो इवैल्यूएशन ऑफ फर्म्स इंडिपेंडेंस, सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड एंड रिस्पॉन्स टू दोज रिस्क। सो रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क कौन सी होती है उसके बारे में हम लोग ने ये बातचीत करी। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट में कि अब आपके जजमेंट्स, जजमेंट मतलब क्या बोल रहे हैं अपन, आपका कंक्लूजन, कि आपने क्या जजमेंट्स लगाए इन रिगार्ड्स टू नंबर 1 मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क। कि भाई आपके हिसाब से क्या रिस्क सिग्निफिकेंट है, कौन सी चीजें मटेरियल है, ये हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी ऑल हैव स्टडीड दैट दीज आर द मैटर्स ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। तो आपके ओपिनियन के हिसाब से मटेरियलिटी और सिग्निफिकेंट रिस्क विल चेंज द ओपिनियन, एंड दिस इज योर जजमेंट कि विच रिस्क आर मटेरियल, which areas poses significant risk, what areas are material, which areas are immaterial। ये आपका जजमेंट है ना भाई, बराबर। इट इज अ मैटर ऑफ व्हाट, हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। सही है ना, इट्स अ मैटर ऑफ व्हाट, प्रोफेशनल जजमेंट। तो हाउ डिड यू अराइव एट द जजमेंट्स ऑफ मटेरियलिटी, बराबर है कि नहीं, अपन को उसको चेक करना है इसको। इट इज दैट सिंपल, because it is a matter of what, auditor's professional judgment। so what is your judgment, अब मैं उसको रिव्यू करेगा कि तुम्हारे जजमेंट के हिसाब से ये मटेरियल कैसा है, कैसे इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क है, मैं इसको रिव्यू करेगा। क्लियर एकदम बात, यस। फिर उसके बाद आपने कंसल्टेशन लिया था। सो जो आपने डिफिकल्ट या कंटेंशियस मैटर पे आपने जो कंसल्टेशन लिया था, बराबर है, तो उसका वो कंसल्टेशन जो लिया तो लिया, साथ ही साथ उस कंसल्टेशन का कंक्लूजन क्या था, क्या वो अप्रोप्रिएट था क्या, वो भी हम लोग देखेंगे उसको, बराबर के नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि अनकरेक्टेड एंड करेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का क्या स्टेटस है, बराबर, कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, सिग्निफिकेंट एंड डिस्पोजिशन, कि क्या वो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, क्या वो कितना इंपैक्ट करता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, वो करेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स कितना आपके ओपिनियन को चेंज कर सकता है। तो इसके बारे में बातचीत होगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, सिक्स्थ पॉइंट, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, किसे, मैनेजमेंट, दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस, एंड लास्ट में हम लोग बात करते हैं टू व्हाट, अदर पार्टीज। जैसे आप समझिए, इधर हम लोग बात करते हैं एसए 260, एसए 265। सो वी टॉक अबाउट सम मैटर्स विच वी नीड टू रिपोर्ट। इधर अदर पार्टीज में हम लोग बात करते हैं अबाउट जैसे 143.12 फ्रॉड के बारे में रिपोर्ट करना है, बराबर। या अगर आपने रेजिग्नेशन दिया तो 140 सबसेक्शन 2, इधर अपन ने कहीं 3 लिखा था क्या,
ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, अगर कुछ मैटर्स रिपोर्ट करने हैं तो ये सब आपको मैटर्स कौन से कम्युनिकेट करने हैं वो भी आपको रिव्यूअर रिव्यू करेगा कि क्या ये सब बातें आपने करी या नहीं करी, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी। सही है एकदम? यस सर। उसके बाद वर्किंग पेपर्स, दैट इज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कि जो भी काम आपने किया उसका आपको वर्किंग पेपर्स देखना पड़ेगा। एंड लास्ट में, कम ऑन गाइस राइट विथ मी, बराबर, वर्किंग पेपर्स एंड द जजमेंट्स। एंड लास्ट पॉइंट इज appropriateness of report issued। सो ये स्टेप बाय स्टेप जो पॉइंट्स है, हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को रिव्यू करना है। सो हम क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है इस केस में, और अपने को अगर रिव्यू करना है तो आपका अगर बॉस जो है या कोई दूसरा आपका पार्टनर है फर्म के अंदर, तो आप कभी भी देखना तो ये इन चीजों के बारे में रिव्यू किया जाता है इसका। चलो गाइस, कुछ क्वेरी है तो बताओ। आई बिलीव आप लोग साथ में लिख रहे हो इसको। डन? राइट राइट राइट। सही है, समझ में आ रहा है आपको? चलो, नाउ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर इज अ पार्टनर। ये कौन है इसके बारे में बातचीत हो रही है। सो ही इज अ पार्टनर, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर इज अ पार्टनर, और अदर पर्सन इन द फर्म हु शुड बी द मेंबर ऑफ आईसीए, मतलब वो अदर पर्सन इन द फर्म बट अ मेंबर, मतलब अदर पर्सन एम्प्लॉई सीए ऑफ फर्म। मतलब यहां पे क्या कहता है, ही शुड बी एसोसिएटेड विद द फर्म, मतलब वो सीए होना बहुत जरूरी है। मतलब क्या कह रहे हैं अपन यहाँ पे कि भाई उसका मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट होना बहुत जरूरी है, और वो एक तो पार्टनर हो सकता है या अदर पर्सन, मतलब एम्प्लॉय हो सकता है, मतलब वो फर्म से किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड होना चाहिए, वो इन द फर्म होना चाहिए। सुटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन और टीम मेड अप ऑफ सच इंडिविजुअल, या कोई एक्सटर्नल पर्सन who is suitably qualified or team made up of such individuals where the nature and extent of consultation becomes significant. However, care is taken by both engagement team and the reviewer is to maintain what objectivity. Where this is not possible, another individual within the firm, barabar, or suitably qualified external person is appointed to take the role of either engagement quality control reviewer or the person to be consulted on the engagement. The firm's policy should provide for replacement of the engagement quality control reviewer where the ability to perform an objective review may be impaired. Impaired का मतलब क्या है? Affected.
तो यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का व्यक्ति होना चाहिए जिसने रिव्यू करना चाहिए और उसने हर समय पे मेंटेन करना चाहिए क्या, अपनी ऑब्जेक्टिविटी। अगर किसी भी वजह से आपको लगता है कि द एबिलिटी टू परफॉर्म द ऑब्जेक्टिव रिव्यू इज अफेक्टेड, तो आपने ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनानी चाहिए जिसके तहत हम लोग उस रिव्यूअर को रिप्लेस कर सके, और चाहे तो हम लोग बाहर का व्यक्ति भी लेके आ सकते हैं। समझे बात को? यस सर। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं बेसिकली हु इज रिव्यूअर। अंडरस्टूड? ये रिव्यूअर कौन है इधर से, ठीक है। अभी नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। अभी ये इधर आ गए जब बात, अब इसको थोड़ा इधर खसका, चलो वाह भाई। हम्म कैसे मस्त बन रहा है ये किधर से आया है? ना एंगेजमेंट टीम परफॉर्मेंस सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सिंपल सा पॉइंट है ये, कोई ज्यादा इसमें मगजमारी नहीं है। सो क्या बोला? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देयर माइट बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, there might be difference of opinion within the engagement team with those consulted between the engagement partner and quality control reviewer। बराबर, सबके साथ मनमुटाव भेदभाव हो सकता है। The report should only be issued report only be issued after resolution of such differences. In case the recommendations of engagement quality control reviewer are not accepted by the engagement partner and the matter is not resolved to the reviewer's satisfaction, the matter should be resolved by following the procedures of the firm, like by consulting with another practitioner or professional or regulatory body. Done. So यहां पे हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसके साथ हो सकता है? नंबर वन, इट कैन बी विद इन एंगेजमेंट टीम, it can be with whom the consultation is taken, it can be with the quality control reviewer। तो इनके साथ क्या हो सकता है? आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो हो सकता है। सो आप जो रिपोर्ट इशू करेंगे, रिपोर्ट टू बी issued only after resolution of such disputes। जब तक वो डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता तब तक आप आपका रिपोर्ट इशू नहीं करोगे। अगर किसी कारणवश ये अनरिजॉल्व है तो क्या करेंगे? इसको हम लोग डील करेंगे, या ऐसे लिखता हूं, रिजॉल्व एज पर फर्म्स पॉलिसी। जैसे कि हम लोग प्रोफेशनल बॉडी को मिल सकते हैं, अनदर प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सकते हैं, लीगल बॉडी से भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आया तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिजॉल्व व्हाट योर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। गुड है एकदम? यस। सो ये बात हो गई अपनी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर थर्ड पॉइंट जो चर्चा करता है अबाउट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। गुड है एकदम? या हो गया होगा नोट करके? चलो रे। चलो
अब लास्ट पॉइंट बचता है अपना डॉक्यूमेंटेशन। इतना बढ़िया नोट्स है। चलो, अभी आखिरी पॉइंट है दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन, फिर मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग खत्म, अपना SQC1 खत्म। सो अभी बचता है बस अपना क्या, एक पेज। फटाफट इसको फिनिश कर देंगे एंड फिर हम लोग कल मिलेंगे और कल बात करेंगे ऐसे 220 जो SQC1 के लाइंस पे ही बना हुआ है, और क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, पीयर रिव्यू बोर्ड और नफरा के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। और कल अपना ये चैप्टर जो है सर खत्म हो जाएगा। वाओ। चलो डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। द फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ये अपना सेम ऐसे 230 के बेसिस पे भी इधर आता है, और गाइडलाइंस ये सेम आया है, तो ध्यान देना। द फर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर एंगेजमेंट टीम्स टू कंप्लीट द assembly of the final engagement files on timely basis after the engagement reports have been finalized. The engagement file should be completed not more than 60 days after the date of audit report in case of audit engagements, and in other cases within the limits appropriate to the engagement. Where two or more different reports are issued in respect of the same subject matter of entity, the firm's policy and procedure related to time limits of assembly of final engagement should be considered for each report as if that were the separate reports. This may, for example, be the case when the firm issues an auditor's report on the component's financial information for group consolidation purposes. At a subsequent date, an auditor's report on the same financial for statutory purposes. Care should be taken that the policies, procedures on documentation of the engagement quality control review should require documentation that. अभी ये किसके लिए? Care should be taken that policies and procedures on documentation of engagement quality control review should require documentation that the procedures have been performed, review has been completed before the report, and reviewer is not aware of any unresolved matters that would cause the reviewer to believe that the significant judgments the engagement team made and the conclusions reached were not appropriate. Unless otherwise mentioned by the law or regulation, engagement documentation is the property of the firm. The firm may at its discretion make portions or extracts from the engagement documentation available to the clients, provided disclosure does not undermine the validity of the work performed, or in case assurance engagement the independence of the firm. Engagement documentation is to be retained for a period sufficient to permit for performing monitoring procedures. In specific case of audit engagement, the retention period is no shorter than 7 years from the date of audit report. Taking action when deficiencies in the design or operation of the firm's quality control policies and procedures or non-compliance are identified. तो ये सब जो है ना हम लोग बेसिकली ऐसे 230 में भी पढ़ते थे, और यही SQC1 भी बोलता है कि आपको ये डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है। सो यहाँ पे हम लोग ने क्या सीखा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर? सो यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू इज डॉक्यूमेंटेशन में असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, within 60 days of, ऐसा लिखूं क्या मैं? रुको, सॉरी 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 सॉरी, आपके लिए सिंपल करता हूं।
तो ये जो है 7 years के लिए रिटेन करना है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आएंगे, इसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं अभी। तो इसके अंदर कौन सी बातें आएगी? चलो ये हो गया क्या इतना लिख के? तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में क्या आएगा? फर्म्स पॉलिसीज फॉर रिव्यू हैज बीन परफॉर्म्ड, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं? रिव्यू हैज बीन कंप्लीटेड बिफोर द रिपोर्ट, क्योंकि अपन ने क्या बोला था कि जब तक वो डिफरेंसेस सॉल्व नहीं होते, रिव्यूअर का कंप्लीट नहीं होता, तब तक रिपोर्ट नहीं दे सकते। सो रिव्यू कंप्लीटेड बिफोर report is issued and reviewer is not aware of any unresolved matter। आई बात समझ में? रिव्यूअर इज नॉट अवेयर अबाउट एनी अनरिजॉल्व मैटर। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपन क्या कहते हैं? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर और प्रैक्टिशनर। ऑडिटर लिखने की जगह हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? प्रॉपर्टी ऑफ द can make portions or extracts to client at his discretion। चलो हो गया भाई। क्या है ये? कितना ब्यूटीफुल चार्ट है यार। These charts are very important। पूरा कॉन्सेप्ट वन गो में, इतने पेजेस का कॉन्सेप्ट वन गो में इन फ्रंट ऑफ यू। Right fast guys, come on, waiting for you। लिखो तब तक थोड़ा आपका सॉन्ग ब्रेक भी देता हूं आपको।
मैं उड़ने लगी हूँ हाय हाय हाय, हुआ तुझसे कनेक्शन जैसे फ्री का वाईफाई, सबको कर दिया मैं बाय बाय बाय, तुझसे मिलके क्यों tell me why मैं happy happy हूँ, मैं happy happy हूँ, मैं happy happy हूँ, मैं happy happy हूँ। प्यार में क्या पड़ गया, दुनिया से मैं लड़ गया, तुझको था फसाना जाना मैं खुद ही फंस गया। अब सीन थोड़ा सैड है, लिटिल बिट ये बैड है, कोई ना किसी का बेबी टाइम सबका डैड है। एक दूजे के पीछे बाबू घूमे राउंड एंड राउंड, हम फट गए अंडरवियर बेबी हो गए अंडरग्राउंड। हम फैला देखो रायता ना कोई सहायता, फिर भी मुंह पे स्माइल रख के बेबी गाए जा। हैप्पी हूँ मैं, हैप्पी हैप्पी हूँ मैं, हैप्पी हैप्पी हूँ मैं, हैप्पी हैप्पी हूँ। जब करता ऐसी बातें तू हाय फाय फाय, लगे मुझे बड़ा क्यूटी पाए पाए पाए, सच्ची मुझे बेबी नो लाई लाई लाई, मुझे न सो यहां पे हम लोग फिनिश कर दिए क्या चीज दोस्तों, आज कर दूंगा आर्यन, आज उसको शेयर करता हूं, डोंट वरी। सो ये हो गया। अब अपना कौन सा पॉइंट, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस खत्म हो गया। अब बारी आती है मॉनिटरिंग द लास्ट पार्ट, बराबर। फटाफट इसको गो थ्रू करते हैं, मॉनिटरिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है आइए इसको समझते हैं। द फर्म शुड एंश्योर दैट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स relating to the system of quality control are relevant. The firm should ensure that the policies and procedure relating to the system of quality control are relevant, adequate and operating effectively and are complied with. मतलब अपन ने क्या देखना है कि जो भी इतना ये काम हमने लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे अबाउट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, इसके लिए जितना भी जो भी कुछ हमने काम धंधा किया था, बराबर, तो वो सब हमारे बिजनेस, हमारे जो ऑडिट से रिलेवेंट, क्वालिटी कंट्रोल, वो रिलेवेंट होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, सही से काम करना चाहिए और उसको एक्चुअल में हमने यूज भी करना चाहिए। Such policies and procedures should include an ongoing consideration and evaluation of the firm's system on quality control, including a periodic inspection. Quality control of engagements has to be monitored taking into account the following factors. Number one, whether it has been appropriately designed and effectively implemented. New developments in professional standards, legal and regulatory requirements have been reflected in the quality control policies. Conducting monitoring by entrusting responsibility of monitoring process to a partner or the other persons with sufficient appropriate experience and dealing with complaints and allegations against the firm or any employees of its non-compliance and taking appropriate remedial action. तो इसके अंदर अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि बॉस यहाँ पे अपने को करना है मॉनिटरिंग। सो मॉनिटरिंग करने के लिए कौन से बातें हम लोग फोकस करेंगे। नंबर वन, इधर लिखता हूं फिर आपके मेन नोट्स में लिखता हूं। सो पहले डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। अब इस डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन के अंदर हैव यू कंसीडर्ड न्यू डेवलपमेंट्स इन प्रोफेशनल, लीगल एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। अब ये आपने न्यू डेवलपमेंट्स को कंसीडर किया है
अब इसके ऊपर ये सब के लिए क्या होना चाहिए? मॉनिटरिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर और अदर इनफर्म आपने देनी चाहिए, ये जिम्मेदारी बराबर है। अब जब ये पूरा का पूरा कामकाज संभाल रहा है तो हाउ इज ही डीलिंग विथ कंप्लेंट एंड एलिगेशन, एंड इस कंप्लेंट एंड एलिगेशन के अगेंस्ट व्हाट इज द एक्शन दैट हैज बीन टेकन। समझा गया? इतना सिंपल है। दिस इज व्हाट इज मॉनिटरिंग। वैसे कुछ भारी नहीं है। सो आता है वापस यहाँ पे, आपका पॉइंट लिख देते हैं, लास्ट पॉइंट। सो मॉनिटरिंग में क्या क्या बोला अभी आप बोलो मुझे वापस से, रिवीजन हो रही है। सबसे पहले डिजाइन बराबर एंड इम्प्लीमेंटेशन of what? Policies and procedures for quality control। इसके अंदर इन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में हैव यू कंसिडर्ड न्यू डेवलपमेंट्स? ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बराबर से कंप्लाई हो रहे या नहीं हो रहे, इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज entrust responsibility to partner or others within firm। Now this partner how is he dealing with complaints और एलिगेशन? मतलब किसी को एलिगेशन मतलब ब्लेम किया है क्या, एंड अगर वो डील कर रहा है तो हाउ इज ही टेकिंग दी रेमेडियल एक्शन। आई बात समझ में आपको? या और मॉनिटरिंग में अपने को यही देखना है कि क्या ये सब एडिक्वेट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली वगैरह है या नहीं है। नोट इट डाउन, कम ऑन। चलो राइट गाइस,
पता नहीं लोड क्यों नहीं हो रहा भाई। अब सही है, अच्छा सॉरी। तेरे बिन सानू सोहणिया कोई होर नहीं लभना, जो दे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा। तेरे बिन सानू सोहणिया कोई होर नहीं लभना, जो दे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा। वे मैं सारे घूम के वेख्या अमरीका रूस मलेशिया, ना किते भी कोई फर्क सी, हर किसे दी कोई शर्त सी। कोई मंगदा मेरा सी समा, कोई होंदा सूरत ते फिदा, कोई मंगदा मेरी सी वफा, ना तू मंगदा मेरियां पल्ला। तेरे बिन होर ना किसे मंगनी मेरियां बला, तेरे बिन होर ना किसे करनी धुप विच छां। तेरे बिन सानू सोहणिया कोई होर नहीं लभना, जो दे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा। जिवें रुकिया सी तू जरा नहीं बोलना मैं सारी उम्र, जिवें आखिया सी अखां चुरा रोवेंगा सानू याद कर। हसया सी मैं हासा अजीब पर तू नहीं सी हसया, दिल विच तेरे जोरा। So here we have completed with what? The very first standard of what? Chapter number 1. I hope आपको मजा आया होगा। अभी इसके बाद अब अपना नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड है, समझ में आया आपको? स्टैंडर्ड 1। सो SQC 1 जो हमने पढ़ा, ये सारे एंगेजमेंट्स को एप्लीकेबल है, और वो हमने सारे उसके 6 पॉइंट्स कैसे वो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे साहब, आप अगर फोकस करेंगे सो अब हम बात करेंगे अबाउट क्वालिटी कंट्रोल फॉर अब स्पेसिफिकली ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब जो बात होगी वो बेटा अब स्पेसिफिकली किसके लिए बात होगी? वो नाउ वी विल टॉक स्पेसिफिकली फॉर द ऑडिट ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन SQC 1 and the difference between what? SA 220. essays जो होते हैं it is specifically for what? Audit of financial statements. Specifically इनका काम ये। तो जब आप ऑडिट करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उस समय पे अगर आपको क्वालिटी को मेंटेन करना है तो वो आपको देखना है। सो यहां पे क्या लिखा हुआ है? द एंगेजमेंट पार्टनर। अब देखो वर्डिंग्स कैसे चेंज होंगे, बहुत इजी, अभी फास्ट होएगा। Engagement partner of a team is responsible for quality control, बराबर, procedures for a particular audit. SA 220 is premised on the basis of the firm subject to SQC 1. मतलब SQC 1 तो फॉलो करना ही करना है आपको, क्योंकि वो सबके लिए एप्लीकेबल है। उसके अलावा SA 220 बोलता है कि भाई मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं, तो जब तू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेगा ना, तो प्लीज मुझे भी फॉलो करना। तो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको SQC 1 तो फॉलो करना ही है, बट साथ ही साथ आपको SA 220 भी फॉलो करना है।
Engagement teams have the responsibility. Engagement partner is responsible for what? The quality control procedures. Engagement team also have the responsibility to implement quality control procedures that are applicable to the audit engagements and provide with the firm with relevant information to enable the functioning or that the part of firm system of quality control and independence. Engagement teams are entitled to rely on the firm system of quality control unless information provided to by the firm or other parties suggest otherwise. As per SA 220, the objective of the auditor is to implement quality control at the engagement level that provide the auditor with reasonable assurance that this audit complies with what? The professional standards and legal and regulatory requirements, and the report is issued appropriate in the circumstances. और आप अगर देखोगे तो यही सारे जो पॉइंट्स हम लोग ने देखे थे ये यहाँ पे आपको दिख रहा है किधर? SA 220 में भी. सो डियर फ्रेंड्स, कल मिलेंगे हम लोग और कल हम लोग बातचीत करने वाले हैं किसके बारे में? अबाउट SA 220. छोटू सा है, एकदम सिंपल पॉइंट्स है, इजी है एकदम, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स है इसके अंदर. तो वो हम लोग बातचीत करेंगे और फिर हम लोग ये डिफरेंसेस देख के ये वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो टुमारो विल बी द लास्ट डे फॉर दिस चैप्टर. ठीक है ना? तो आज अच्छे से SQC1 को रिवाइज करना, उसको पढ़ना, उसका टेक्स्ट अच्छे से गो थ्रू करना. कल मिलेंगे और कल हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट? SA 220, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, पीयर रिव्यू बोर्ड और नफरा के बारे में. राइट? So that's it for today. Thank you very much, guys. Bye bye. Have a great day ahead. Ta-da!